IFPH यानी कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट की साइलेंस प्रेयर रखेंगे। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 503वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। नमस्ते मैम, वेलकम आपका। नमस्ते, थैंक यू। तो डॉक्टर नीलम का मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी यहाँ पे। डॉक्टर नीलम अवतार सिंह BHMS हैं चंडीगढ़ से। 84 में उन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि BHMS क्लियर किया था और 93 में MD भी करी है इन्होंने होम्योपैथी में। एंड शी हैज रिटन 2 बुक्स लिखी है इन्होंने, होम्योपैथी एंड माइंड एंड मार्वलस फायर विद 51 केस स्टडीज। तो 2 बुक्स इन्होंने बहुत बढ़िया बुक्स लिखी हैं जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड है। और एडिटर भी रह चुकी है मैम होम्योपैथी कम्युनिटी जर्नल की फॉर 20 years from the year 95 to 2015। और अभी 4 साल पहले डेयर जो होम्योपैथिक जर्नल है, काफी फेमस जर्नल है, उसकी चीफ एडिटर भी रह चुकी हैं। और काफी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में मैम ने पब्लिश करे हैं। और स्पेशल लेक्चर्स भी मैम देती रहती हैं अलग अलग जगहों पे, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद में। और डॉक्टर नीलम का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है मतलब यूट्यूब है होम्यो हीलिंग्स के नाम से। और वेबसाइट जो है वो है www.homeohealings.com। तो काफी डाइवर्स मैम का वो है फोर्ट है, होम्योपैथी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैम प्रमोट कर रही हैं। और आज का जो डॉक्टर नीलम का सेशन का जो टॉपिक है वो है सीलियक रोग यानी सीलियक डिजीज, दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और कैसे होम्योपैथी उसको हील करने में और उसको ठीक करने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। तो डॉक्टर नीलम, यू कैन स्टार्ट अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं मैम। हेलो एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर साहनी, डॉक्टर। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सीलियक डिजीज पे रहेगा। सीलियक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी या व्हीट एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन सा वर्ड है, किस तरह से यूज होता है, और उसके बाद हम कुछ ट्रीटेड केसेस की बात करेंगे। मैं फॉर 18 ईयर्स 18 साल से मैं सीलियक डिजीज के पेशेंट्स को देख रही हूँ, उनको ठीक कर रही हूँ, उनकी क्योर कर रही हूँ होम्योपैथिकली। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो आई फॉलो डॉक्टर सहगल, डॉक्टर ML सहगल। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं कि मानसिक लक्षण लेकर, मेंटल सिम्टम्स लेकर, रूब्रिक्स लेकर उनके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। और पिछले 18 सालों में जब से मैंने ये पहला केस ठीक किया है तब से आज तक मुझे लगता है कि सैकड़ों ही केसेस मैंने ठीक किए होंगे। और इसको ठीक होते होते 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन पेशेंट अगर होम्योपैथी प्रॉपर ढंग से ले रहा है, रेगुलर ले रहा है, तो मतलब ही नहीं कि पेशेंट ठीक ना। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत बार हम सोच लेते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अकेली होम्योपैथी ही ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। ये सीलियक डिजीज, व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम काम करेंगे कि किस तरह से ये टर्म्स यूज होती हैं, हमारे लिए कौन सी टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी टर्म्स बेसिकली रिलेटेड टू व्हीट एलर्जी है। जो हम लोग या पेशेंट्स गेहूं खाते हैं, गेहूं खाने से उनको प्रॉब्लम होती है। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जब भी गेहूं खाता है या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो
हाँ लगता है कि हेलो हाँ हाँ जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी सर। डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ आ हाँ रही जी, है। डिस्कनेक्ट हो गया सर मेरा, अब दोबारा आ गया सर, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। ठीक। जी हाँ जी, डॉक्टर नीलम। Am I connected? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम आपकी Okay. वीडियो थोड़ी आ रही है। हाँ जी, हो गया? अब भी नहीं हुआ मैम, टिल्टेड आ रही है। आप दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे मैम? जी। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, टिल्ट अब नहीं ठीक है है? अब। हाँ जी। ओके, ठीक है। अभी हो गया ठीक? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। सो हम बात कर रहे थे कि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम किस तरह से यूज करते हैं और इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और इम्यून सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है। जैसे बॉडी में कोई भी बाहर की फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस बॉडी को लगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी एकदम रिएक्ट करती है कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई वायरस है, ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इसको लगता है कि ये इन्वेडर है, कोई बाहर की चीज है विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, उस इंसान के लिए। तो एकदम इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करता है। एंटीबॉडीज पैदा करने से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी सब्सटेंस, वो उसको खाना शुरू कर देता है, ताकि जो बॉडी है उसको उस वायरस से दूर रखूं। तो इसमें भी ऐसा होता है। जब सीलिएक डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें भी क्या होता है कि पेशेंट वीट खाता है, गेहूं खाता है, तो उससे उसका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है और इसमें वो अपनी ही बॉडी को खाना शुरू कर देता है। जो इम्यून सिस्टम है हमारे इंटेस्टाइन में छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाय होते हैं जो उसकी इनर लाइनिंग के साथ जुड़े होते हैं। विलाय से नॉर्मली जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब हमारे सिस्टम को पता चलता है कि इसमें इस बॉडी को ग्लूटन या किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अपनी ही बॉडी के विलाय खाने शुरू कर देता है। जब विलाय खाता है तो उससे जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और पेशेंट कोई भी मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसमें आयरन की कमी हो जाती है, उसमें कैल्शियम की कमी, और भी जितने मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाती है। एक टर्म हम यूज करते हैं वीट एलर्जी। ये तो सीलिएक डिजीज की बात हुई कि क्या होता क्या है। एक टर्म हम यूज करते हैं वीट एलर्जी, दूसरी टर्म यूज करते हैं ग्लूटेन एलर्जी। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसकी बॉडी के लिए सही नहीं है। वो जब भी ग्लूटेन खाएगा तो उसको जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो एकदम एक्टिवेट होगा। लेकिन वीट एलर्जी में अकेला गेहूं खाने से प्रॉब्लम होती है और ग्लूटेन एलर्जी में और भी 2-3 चीजें हैं जिसमें भी ग्लूटेन है, वहां पे एग्रीवेशन है। वीट में अकेला वीट, हम क्योंकि एज अ होम्योपैथ हमने पेशेंट को ठीक करना है, हमारे लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ग्लूटेन एलर्जी का पेशेंट है या ये वीट एलर्जी का या सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है और होता यही है कि जब भी पेशेंट ग्लूटेन वीट कुछ भी खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट होता है और बॉडी में बहुत तरह की सिम्टम्स पैदा करता है। और ये ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? कारण इसका बेसिकली कुछ भी नहीं पता होता है कि किसी भी बीमारी का कि क्या कारण है। बहुत सारे अगर हम नेट पे सर्च करते हैं तो वहां पे जेनेटिक रीजंस और बहुत कुछ ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन जो मुझे लगता है, मैंने पिछले 15-20 साल से जो इस पे रिसर्च की है, मुझे लगता है कि ये हमारे खाने में जो हमारा वीट जहां से पैदा होता है, ग्लूटेन जहां से पैदा होता है, वो जो जमीन है, वो जो पानी है, सब कुछ बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और बहुत ज्यादा प्रदूषित। पहले कभी नहीं सुनते थे कि किसी को वीट एलर्जी है, सीलिएक डिजीज है, लेकिन आजकल ये इतनी कॉमन है, जिससे भी बात कर लो वो हमारे उसको भी ये प्रॉब्लम है, हमारे उसको भी प्रॉब्लम है, और ये बीमारी है पहले कभी भी नहीं सुनी। सो मुझे लगता है कि जो एक्सेस में केमिकल्स हमारी जमीन के अंदर जा रहे हैं, एक्सेस में जो फर्टिलाइजर्स हमारी जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही गलत प्रभाव डाल रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम खराब कर रहे हैं। अब बात आती है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। मोस्टली मैं देखती हूँ कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, बच्चों में एचबी कम हो जाता है, खून कम हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाए हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हमारे आयरन को और मिनरल्स को। तो उसमें एचबी हमने देखा कि पेशेंट्स का 4-5 तक रह जाता है, इतना कम एचबी रह जाता है और उनको ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। वेट लॉस होता है, उनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ग्रोथ नहीं होती, पेट में अक्सर दर्द रहता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, ब्लोटिंग होती है उसका। जितने भी ये बच्चे होते हैं उन सबका पेट पॉट बेली होती है, उभरा हुआ। और बहुत सारे बच्चों का पता ही वहां से लगता है कि इसका पेट बहुत बड़ा हुआ है। माउथ में अल्सर्स हो जाने, वॉमिटिंग होनी, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन की इरप्शंस हो जानी। सो इस तरह से ये सारे हमने सिम्टम्स बच्चों में आम देखे हैं। और अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे को कोई लूज मोशन लगती है, पेट दर्द होता है, जो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी डॉक्टर होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं, बच्चा 3-4 दिन ठीक होता है, मुड़ के फिर 15 दिन के बाद फिर वही प्रोसेस। बहुत लोगों के, बहुत बच्चों का ये सब कुछ कम से कम साल, 2-2 साल चलता रहता है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आती, कभी कहते हैं अब दांत निकाल रहा है इसलिए हो रहा है, अब कोई पढ़ने की स्कूल में जाता है इसलिए हो रहा है, लेकिन इसका जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पेशेंट्स को नहीं पता चलता। तो इसके टेस्ट के लिए कौन कौन से 1-2 टेस्ट है, टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज और आईजीए, ये एलर्जी के टेस्ट है। डिफरेंट लेबोरेटरीज में डिफरेंट इनकी फिगर होती है, <7, <20, <0.8, इस तरह से। ये ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट से पेशेंट को पता लगता है कि इसको सीलिएक डिजीज है या वीट एलर्जी है। ये सभी टर्म्स इंटरकनेक्टेड है। तो मैं कभी भी जो यूज करती हूँ, वीट एलर्जी वर्ड यूज करती हूँ या सीलिएक डिजीज करती हूँ या ग्लूटेन एलर्जी करती हूँ, वो सब समझो कि एक ही बात है। हमने ठीक तो पेशेंट को करना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी बीमारी है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को क्या हो रहा है। सो अब बात करते हैं कि ये लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। पहली बात, हर वो चीज जिसमें ग्लूटेन है, जिसमें वीट है, वो नहीं खा सकते। वो रोटी नहीं खा सकते गेहूं की बनी हुई, वो कोई भी ऐसी चीज जिसमें गेहूं, कोई बिस्किट्स है, कोई मैगी है, ये सब चीजें जहां भी ये वीट फ्लावर, जो गेहूं का आटा होता है या मैदा होता है या सूजी होती है, वो यूज नहीं कर सकते। बाकी दुनिया जहान की कोई भी चीज हो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन गेहूं बिल्कुल नहीं खा सकते। और खाने के लिए जो मेन 4 थिंग्स मैं बताती हूँ,
सबसे पहला तो है कि बेसन, जो ग्राम फ्लोर, काले चने होते हैं, उनसे जो बेसन बनता है वो ये लोग खा सकते हैं। राइस खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। चने का आटा बनता है, वो भी ये खा सकते हैं। मक्की का आटा खा सकते हैं, मक्की के आटे की बनी हुई रोटी खा सकते हैं। एंड ऑल द मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कुटकी, ये बहुत तरह के मिलेट्स आजकल तो मार्केट में बहुत मिलने लग गए हैं, जो रागी फ्लोर, पर्ल मिलेट, कंगनी, ऐसे बहुत तरह के मिलेट्स हैं। सारे मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं और बाजार में जो भी आटा ग्लूटेन फ्री मिलता है वो भी ये लोग खा सकते हैं। मिलेट्स किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, उसका आटा बना के खा सकते हैं, रोटी बना के, उसको भिगो के सब्जी बना के। ये होल ग्रेन है जो हाई एंड प्रोटीन होता है और जो बच्चों में कई तरह की कमियां होती हैं उनको ये ठीक कर देता है। ओट्स के बारे में दो तरह की राय है। एक जगह पे लिख के आता है कि ओट्स जो है वो खा सकते हैं इफ दे आर अनकंटामिनेटेड, क्योंकि ओट्स की कंटामिनेशन बहुत होती है। और ज्वार, बाजरा, ये सब कुछ खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें चावल दाल से बनी, कोई भी दाल है वो सब ले सकते हैं। लेकिन गेहूं या गेहूं से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर ये लोग कॉन्टिन्यूसली पता होने के बावजूद भी ये लोग गेहूं खाते रहते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर तक होने का खतरा होता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम बात करते हैं कि इलाज क्या है। एलोपैथी में इस चीज का कोई इलाज नहीं है। वैसे भी एलोपैथी में अगर हम देखें कि क्योर्स हैं, क्योर कुछ नहीं है। कुछ केमिकल्स हैं जिनको दिया जाता है, केमिकल अगर सूट कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्यूट प्रॉब्लम्स में एंटीबायोटिक्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन क्योर बिल्कुल नहीं कर सकते। जब भी ये मैं बच्चों को देखती हूँ, इन बच्चों को जो सीलिएक डिजीज से सफर करते हैं, अक्सर इनकी एक ही बात होती है कि हमने एलोपैथी में 5 साल ट्रीटमेंट करवाया, 4 साल ट्रीटमेंट करवाया, इतने साल करवाया। मैं पूछती हूँ कि किस चीज का करवाया? सीलियक डिजीज का? नो, देयर इज नो ट्रीटमेंट। और जब मैं उनकी स्लिप्स देखती हूँ, उसमें कैल्शियम लिखा होता है, उसमें मल्टीविटामिन होते हैं, उसमें आयरन होता है, बस ये सब चीजें वो दे दे के सालों के साल ऐसे ही बस, और बोल देते हैं कि सारी उम्र तक आप बीट नहीं खा सकते। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे, मुझे लगता है कि 100-150 से भी ज्यादा केसेस ठीक किए होंगे विद रिपोर्ट्स। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया आप ठीक हो गए, खाओ सब कुछ खाओ, नहीं, विद रिपोर्ट्स। और सारे का सारा रिकॉर्ड मेरे पास सारा मौजूद है। पिछले 18 सालों से मैं इन सब बच्चों को देख रही हूँ, इन सब बच्चों को ठीक कर रही हूँ। तो अब हम करेंगे कुछ केसेस। वैसे तो मैंने 10-12 केसेस निकाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम 5 केसेस आज डिटेल में करेंगे। सो ट्रीटमेंट का भी एक पैटर्न है, वो जैसे ही मैं इन केसेस के बारे में बताऊंगी फिर मैं पैटर्न साथ में आपको समझाती हूँ। सो सबसे पहले ये केस है, एक बच्चा है 4-4.5 साल का, और इसने मेरे से 2 साल पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। इसका जो टीटीजी था दैट वाज 31 पॉइंट समथिंग, उससे भी ज्यादा, ये तो 131। तो 20 में जब वो सिर्फ 2 साल का था तब उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। 131 इन जुलाई 20, और उसका HB था 9। एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, आयन वगैरह सब कुछ लिया, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या रहती थी कि लूज मोशन चलते ही रहते थे। जब उनको पता चला कि इसको ग्लूटेन एलर्जी है तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया।
और अब जो उसका चल रहा था ग्लूटेन फ्री या जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो बेसन वगैरह ये सब चीजें हैं। और उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती थी क्योंकि ये चीजें बड़ी खानी बड़ी मुश्किल सी दिखती हैं। और क्योंकि हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, मेरे जितने भी केसेस होंगे सारे माइंड के साथ रिलेटेड होंगे। तो इस बच्चे से पूछा गया कि किस तरह का इसका स्वभाव है, क्या किस तरह ये बाकी लोगों के साथ बोलता है, किस तरह की नेचर है। तो उन्होंने बोला कि बहुत जिद्दी है, बस अपनी बात मनवा के ही रहता है, इतना जिद्दी, सुनता ही नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता और अपने में ही मस्त रहता है बस। प्यार के साथ तो चाहे कुछ कर ले लेकिन अदरवाइज गुस्से गुस्से से उससे कुछ नहीं करवा सकते। इंटेलिजेंट है लेकिन डरता बहुत है, अंधेरे से बहुत डरता है, अकेले रहने से डरता है, अंधेरे से डरता, लाइट तक भी ऑफ नहीं करने देता। और अगर लाइट ऑफ है तो ये बार बार उस कमरे में जाना तो बोल बोल के ऊंची ऊंची बोल बोल के जाएगा। तो अंधेरे से तो बहुत डरता है और अकेले रहने से बहुत ज्यादा डरता है। और इसको कार, अभी तो बहुत छोटा है, 4 साढ़े 4 साल का, इसके पास कार्स की बहुत कलेक्शन है और सारा दिन कार झूम झूम करके इधर से उधर तक चलाता ही रहता है। छोटी छोटी कार्स हैं तो वो इसके पास कलेक्शन बहुत है, कारों का बहुत शौक है, घूमने फिरने का बहुत शौक, हमेशा ही कहता रहता है कहाँ कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कब जाएंगे, आप तो कभी घुमाते ही नहीं हो, मुझे वहां जाना है, इस तरह की बातें, कि घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है। ये सारा केस था। इसमें जो लोग हमारे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो इसके रूब्रिक्स बना सकते हैं। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं ये इंटरैक्टिव ना करते हुए मैं खुद ही आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से रूब्रिक्स लिए हैं। फॉर जितने भी वीट एलर्जी के केसेस होते हैं, मर्फी में एक मर्फी ही ऐसी रेपर्टरी है जिसमें वीट एग्रीवेट लिखा है और किसी में भी नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट रूब्रिक होता है, वीट एग्रीवेट। इसमें वी हैव 27 मेडिसिन। और उन्होंने पहली बात बोली थी कि बहुत ही जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, प्यार से तो चाहे कुछ करवा लो लेकिन अदरवाइज जिद बहुत करता है। तो ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में ये होता है। देन अंधेरे से बहुत डरता है, फियर डार्क, और अकेला नहीं जा सकता, फियर अलोन ऑफ बीइंग, अकेले में बहुत ज्यादा अंधेरे से डरता है। एंड घूमने फिरने का, वॉन्डर डिजायर, ट्रैवल डिजायर, ये बहुत ज्यादा शौक है। और उन्होंने बोला था कि इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ये अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाता है और कारों की पिक्चर्स बनाता है, बुक्स की पिक्चर्स बनाता है। तो ड्राइंग का इसको बहुत ज्यादा शौक है। जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ड्राइंग का बहुत शौक होता है, बहुत सजा के बनाना, अच्छे ढंग से ड्राइंग करनी, उनको हम अक्सर आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में लेते हैं। तो इसमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड भी था। जब मैंने ये सब 5-7 रूब्रिक्स डाले तो मेरे सामने 5 मेडिसिन आई। सबसे फर्स्ट वन वाज कार्सिनोसिन और सेकेंड मेडिसिन बेलाडोना, देन नाक्सोमिका, देन सिलिशिया, एंड 5th नंबर पे ट्यूबरकुलाइनम थी। क्योंकि ये सारी मेडिसिन जब भी हम ये इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम फर्स्ट मेडिसिन ही देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हमने कुछ रूब्रिक्स डाले, हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे में कुछ मेडिसिन आ गई, लेकिन अब हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है कि कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं या कौन सी मेडिसिन एक दो चीजें कवर नहीं कर रही तो भी कोई बात नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी कि कार्ब्स इसके पास कलेक्शन बहुत ज्यादा है। यस डॉक्टर संदीप, दिस इज ट्यूबरकुलाइनम। तो जितने भी रूब्रिक्स डाले, कार्सिनोसिन ने चाहे 7 रूब्रिक्स कवर किए लेकिन ट्यूबरकुलाइनम ने
6 रूब्रिक्स तो जनरल की कार्लव में अकेली ट्यूबरकुलाइनम ही रह जाती एंड कार्लव में मेडोरिना, मर्कसोल, फास्फोरस, स्ट्रामोनियम, ट्यूबरकुलाइनम, ये 5 मेडिसिन हैं। मेडोरिना, मर्कसोल, फास्फोरस, स्ट्रामोनियम, ट्यूबरकुलाइनम। तो उसको जो मैंने मेडिसिन दी दैट वाज ट्यूबरकुलाइनम। अब मैं बताने लगी हूं कि हर केस में मैं किस पैटर्न को फॉलो करती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने जो भी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है वो मैंने पूरे अच्छे ढंग से प्रॉपरली सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कि चलो ये देख लो, चलो वो देख लो, चलो ऐसा है वैसा है। नो, जो फर्स्ट टाइम की मेरी सिलेक्शन होगी वो बिल्कुल प्रॉपर होगी। अगर मेरे पास आज टाइम नहीं है, पेशेंट आ गया, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप कल आइए, क्योंकि मेरी पहली सिलेक्शन जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हो गई तो 3-4 महीने पेशेंट के वेस्ट हो गए। सो मैंने यहाँ पर ट्यूबरकुलाइनम मेडिसिन उसकी सेलेक्ट की और पहले हम 30 की एक डोज देते हैं, देन प्लेसिबो फॉर 1 मंथ, देन 200 की एक डोज आफ्टर 1 मंथ, देन 1 ml की 1 डोज एंड बाकी सारी प्लेसिबो। 3 मंथ्स के बाद हम रिपीट करते हैं जो इनके टेस्ट होते हैं, टीटीजी एंड एचबी। एचबी मैं हमेशा करवाती नहीं, क्योंकि उससे पता चलता रहता है कि कितना को उसमें उसका न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने एब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर दिए। सो टीटीजी एंड एचबी, ये 2 टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है इस पेशेंट के 3 महीने के बाद, क्योंकि ये वीट जब से इनको पता था 2 साल से कि ये प्रॉब्लम है, तो इन्होंने वीट तो वैसे भी बंद किया हुआ था एंड जब इन्होंने 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो टीटीजी वाज 0.81, जो कि लेस देन 4 होना चाहिए, दैट वाज 0.81, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल था, नेगेटिव था। एचबी वाज 11.7, 11.7 का मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि इन्होंने पहले छोड़ा हुआ, तो 3 मंथ्स के बाद जब रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मैंने इनका 3 महीने के बाद वंस इन अ वीक स्टार्ट किया कि आपने हर संडे के संडे मॉर्निंग को 1 टाइम वीट से बना हुआ कुछ भी देना है, ओनली 1 टाइम। ये नहीं कि सारा दिन संडे को देते रहिए। बहुत केसेस इस स्टेज पे आके ये 3 महीनों के बाद आया, इस तरह देना शुरू किया, लेकिन अक्सर लोगों को 6 महीने के बाद उनकी ये स्टेज आती है, क्योंकि पहली रिपोर्ट जब तक नॉर्मल नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, तब तक पेशेंट का हम वीट नहीं स्टार्ट कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंटेस्टाइन में विलाय उसने इम्यून सिस्टम ने खा लिए थे, उसको ग्रो होने में 6 मंथ्स लगते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि 15 दिन दवाई दी, महीना दवाई दी, लग रहा है ठीक है चलो भी खाना शुरू कर दो, तीनों टाइम खाओ। नो, नॉट एट ऑल। 6 महीने लगते हैं विलाय को, उनकी रीग्रोथ को। तो इसलिए हम इसका 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का पीरियड रखते हैं। तो उन्होंने 1 टाइम पहले भी स्टार्ट किया, दोबारा फिर हमने 3 महीने के बाद दोबारा टेस्ट कराया और टेस्ट था टीटीजी वाज 0.64 एंड एचबी वाज 11.8। फिर दोबारा स्टार्ट किया 2 टाइम्स। नेक्स्ट टीटीजी वाज 1.11 एंड एचबी वाज 11.9। और हर मंथ ऑल्टरनेट मंथ पे एक मंथ छोड़ के ट्यूबरकुलाइनम 1 ml की हम डोज देते रहे। 3 टाइम्स किया, उसके बाद 3 टाइम्स तक कोई सिम्टम्स दोबारा पैदा नहीं हुए, सबके सब सिम्टम्स बिल्कुल ठीक, कोई लूज मोशन नहीं लगी, ग्रोथ फर्स्ट क्लास हो गई, हाइट अच्छी निकल आई। और ये मुझे लगता है कि 1.5 साल में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जो मेरे पास लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट है दैट इज 0.74, जो लेस देन 4 होना चाहिए, और एचबी इज 12.7।
और हर रोज अब ये खा रहा है एंड ही इज परफेक्टली ओके। इसकी दवाई अप्रैल में बंद हो गई थी, अप्रैल के बाद इसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी। सो मैं चाहती तो इसको कार्सिनोसिन दे सकती थी, लेकिन कार्सिनोसिन देने के लिए मुझे दो चीजें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहली बात आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, वो तो इसमें था। दूसरा, कार्सिनोसिन हमेशा डोमिनेशन के अंडर रहता है, कोई ना कोई उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और जो भी वो करेगा वो डोमिनेशन के अंडर ही करेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, बहुत ज्यादा देर तक उसके ऊपर डोमिनेशन रहे। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे, सेकंड केस। मेरे जितने भी ये सारे केसेस हैं, ऑल ऑफ दीज आर न्यू केसेस, और सभी में एक ही पैटर्न फॉलो किया गया है। अब हम सेकंड केस करते हैं। ये 2011 का केस है। 8 साल की तब बच्ची थी जो मेरे पास आई, जिसको वीट एलर्जी थी, हाइट बहुत छोटी थी और छोटे होते से एक ही प्रॉब्लम थी कि स्कूल बार बार जाती ही रहती थी, दिन में 10-10 बार स्कूल पास करना। हर बच्चे की ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम होती है, बार बार स्कूल पास करना और पेट दर्द होना और ग्रोथ नहीं होनी, एचबी कम होना, वेट कम होना, इस तरह से। सो इस बच्चे में था कि इसको सीलिएक डिजीज है, वीट एलर्जी है, लेकिन इसका वीट खाने को मन बहुत करता है। ये छोड़ रही है, लेकिन इसका बार बार दिल करता है कि मैं वीट खाऊं। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, वीट डिजायर्स। मैं ये भी रूब्रिक बहुत बार लेती हूँ जब बच्चे पेशेंट्स बोलते हैं कि बच्चे का दिल करता है कि मैं वीट खाऊं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पसंद ही नहीं होता, वो कहते हैं जी मैंने खाना ही नहीं है ये। इवन ठीक होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं खाते क्योंकि उनका टेस्ट ही नहीं बना होता है। तो रोटी खाने को हर रोज इसका दिल करता है, बाजार की चीजें खाने को बहुत दिल करता है, और बहुत ज्यादा भूख, बहुत एक्सेसिव। खाना खाया अभी फिर से भूख, फिर से कुछ खाने को दे। जब उसके स्वभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला जी डरती तो बहुत ज्यादा है, और अंधेरे से भी डरती है, इंजेक्शन से भी डरती है, बहुत ज्यादा डरपोक है, एंड बोलती बहुत है, बातें बहुत करती है, पढ़ने में बहुत होशियार है, और थोड़ी सी भी रोटी खा लेती है तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पढ़ने में पूरी जिम्मेदारी से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना स्कूल का काम करना, यही नहीं कि हमें इसको कहना पड़ता है, नो, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप ही खूब पढ़ती है और फर्स्ट भी आती है। गुस्सा बहुत ज्यादा है, लड़ाकी बहुत है, लड़ती बहुत ज्यादा है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। सो दिस इज द केस जो इसमें मैंने रूब्रिक्स लिए। ये बहुत शुरू का मेरा केस है, तो इसमें मैंने टीटीजी पहली बार नहीं लिखा हुआ, दूसरी बार लिखा हुआ है, 3 महीने के बाद वाला। शायद कई बार पेशेंट्स की रिपोर्ट्स गुम हो जाती हैं तो फिर फर्स्ट रिपोर्ट का पता नहीं चलता। तो जो मैंने इसमें रूब्रिक्स लिखे, पहला था वीट एग्रीवेट, जो मैंने अभी बताया कि मर्फी रेपर्टरी है अकेली, जिसमें 27 मेडिसिन है, पक्का बंद कर दो। और दूसरा वीट डिजायर्स, के वीट खाने को मन बहुत करता है, फियर इंजर्ड, फियर डार्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। जो बच्चे खुद ही बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, खुद ही बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। भूख बहुत ज्यादा, मैं माइंड पे प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी की रेपर्टरी यूज नहीं करती। मैं बाकी के, अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है तो मैं जनरल्स में से भी लेती हूँ,
तो यहाँ पर उन्होंने 2-3 बार बोला कि भूख बहुत लगती है, फिर दोबारा बोला भूख बहुत लगती है, खाती बहुत है, थोड़ी देर के बाद ही खाना, थोड़ी देर के बाद ही खाना। तो यहाँ पे मैंने स्टमक में लिया एपिटाइट रेवनस, कैनाइन एक्सेसिव ईटिंग आफ्टर सून आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद फिर भूख, खाने के बाद फिर भूख, इतनी ज्यादा एपिटाइट इसकी है। और बहुत डरपोक है, लड़ाकी है, बोलती बहुत है, इंटेलिजेंट है। टिमिडिटी, क्वालसमनेस, जो बच्चे लड़ाके होते हैं उनके लिए हम क्वालसमनेस यूज करते हैं। लोक्वेसिटी, बोलना बहुत ज्यादा, बातें बहुत ज्यादा करना, एंड वेरी इंटेलिजेंट। इन सबको जब डाला तो सिर्फ एक फियर इंजर्ड को छोड़ के बाकी सारे रूब्रिक्स लाइकोपोडियम में कवर हुए। पहले लाइकोपोडियम 30 दी, फिर 200, फिर 1M। और पेट दर्द, कभी कभार पेट दर्द हुआ, कभी, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। को टीटीजी बोला गया, तो जो पहली बार टीटीजी था दैट वाज IgA 14.7 व्हिच शुड बी लेस देन 20, तो वो नॉर्मल उसमें था। फिर 3 महीने की लाइको 1M एवरी मंथ 1 डोज विद प्लेसिबो फॉर ऑल द 3 मंथ्स। सो 6 महीने के बाद उसका खाना स्टार्ट किया गया। उसका पहले वेट 23 किलोग्राम्स था, फिर 25 किलोग्राम्स हुआ। उसकी हाइट 3'11" थी और हाइट 4'1" होगी जस्ट इन 6 मंथ्स। बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हुई। और जो उसका टीटीजी था दैट वाज आफ्टर 9 मंथ्स इट वाज 1.04, जो कि बिल्कुल लिमिट के अंदर था। फिर 2 टाइम्स स्टार्ट किया गया खाना वीट, फिर 3 टाइम्स। और जो मेरे पास लेटेस्ट उनका आया टीटीजी वाज 3.8, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। सो मैं हमेशा एक चीज पे सोचती हूँ कि आपकी पहली मेडिसिन ही वेल सेलेक्टेड मेडिसिन, या सिमिलिमम कह लो या वेल सेलेक्टेड कह लो, वो ही होनी चाहिए। हम तीर तुक्के नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि चलो ये देके देख लो, नो, कभी भी नहीं। वैसे मैं तो हर केस को रेपर्टाइज करती हूँ, हर केस में मैं टोटल यही है कि करना ही करना है। हाँ, कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई छोटा मोटा केस है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेजर हर केस में रेपर्टाइज करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन ये रेपर्टाइजेशन कुछ और ही दिखा देती है। मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये तो मेरे दिमाग में आई भी नहीं दवाई। जैसे मेरे प्लेटिना के कुछ केसेस हैं, मेरे कफ वाला एक केस है, और भी बहुत सारे। सो अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। ये भी मेरा बहुत पुराना केस है। इट वॉज इन 2007। देखो कितने साल हो गए। और इसके पेरेंट्स अभी मुझे पिछले साल भी मिले थे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपने हमारी बच्ची को ठीक कर दिया, बस वो बहुत ज्यादा आपका थैंक्स। इतने सालों के बाद 2007 की बात है, जब ये बच्ची 10 इयर्स की थी। तो वही के किस तरह के बच्चे का बिहेवियर है। ये बच्चा अभी जब मेरे पास 2007 में आया तो 10 साल की लड़की थी, और उन्होंने बोला कि जब ये 2 साल की थी तभी इसके पेट में दर्द रहता था, लूज मोशन रहते थे, भूख बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन ये सूखती जा रही थी। फिर टेस्ट करवाए और फिर पता चला कि ओहो, इसको तो सीलिएक डिजीज है। तो उन्होंने यहाँ पे हमारे पीजीआई है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, वहां पे बहुत देर दवाई खाई। यहाँ पे एक हमारे पटियाला में डॉक्टर है, वहां से उन्होंने 6 इयर्स मेडिसिन खाई। मैं हैरान होती हूँ इन बातों पे कि क्या देते हैं डॉक्टर्स एलोपैथी वाले, कुछ भी नहीं। अकेला उन्होंने ये विटामिन बी, विटामिन सी, जेवेट एंड सम फेरस, ये सब कुछ, और कितने सालों तक देते रहे। उन्होंने पीजीआई में भी दिखाया,
वहां तो चलो वो बोल देते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन आप ये बस इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो कि आप सारी उम्र व्हीट नहीं खा सकते, गेहूं नहीं खा सकते। सो जब उनसे पूछा गया कि किस तरह का स्वभाव है, वो कहते हैं ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज्यादा नरम स्वभाव है, कहना मानना, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और चुप चुप रहती है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है, शर्माती बहुत ज्यादा है, एंड ठंड में इसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और खाने पीने में बहुत ध्यान रखती है कि मैंने ये चीजें नहीं खानी, वो चीजें नहीं खानी, और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, 97% मार्क्स आए हैं, जो जबकि ये बात है। होमवर्क भी इसने खुद ही करना, और इसका व्हीट खाने को दिल करता है, लेकिन ये खाती नहीं है, 100% छोड़ा हुआ है। अंधेरे से भी डरती है, इंजेक्शन से भी डरती है, स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट नहीं करती, ग्रुप में तो कर लेती है लेकिन अकेले नहीं करती, डांस करना तो इसको आता ही नहीं है। सो रिजर्व नेचर की है, ज्यादा नहीं बोलना। दिस वाज द केस। बहुत बार हम पेशेंट से ये भी पूछ लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनके बच्चे को ये सीलिएक डिजीज हुई। ये हर केस में पूछ ही लेते हैं, लेकिन इन तीनों केसेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। सो इसके जो मैंने आगे रूब्रिक्स लिए, माइल्डनेस, बहुत नरम स्वभाव है, यील्डिंग डिस्पोजिशन, जो बच्चे बहुत कहना मान लेते हैं, यील्डिंग डिस्पोजिशन, इंटेलिजेंट, रिजर्व्ड, चुप रहना, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, रिजर्व नेचर, फियर डार्क, फियर इंजर्ड, टिमिडिटी, और चिली थी, सो कोल्ड एयर एग्जीबिशन, टिमिडिटी अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक, एंड कॉशियस। जब ये सारे सिम्टम्स डाले तो एक को छोड़ के बाकी सभी में एक मेडिसिन आ गई। तो फियर इंजर्ड में वो मेडिसिन नहीं थी, एंड द मेडिसिन केम आउट वाज सिलीशिया। सिलीशिया अदरवाइज पेन्स एंड नीडल से बहुत ज्यादा डरता है, तो जहां पे फियर इंजर्ड वाली रूब्रिक में दवाई नहीं आती, तो मैं सेकेंड रूब्रिक, फियर पेन्स पॉइंटेड शार्प थिंग्स ऑफ, वो मैं जरूर लेती हूँ। इसके साथ ही पैरेलल इसके लाइकोपोडियम आई, उसमें बिल्कुल भी कोई फियर नहीं था, ना इंजर्ड का ना शार्प पेन्स का। सो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि सिलीशिया इज द मेडिसिन। सो सिलीशिया इसको दी, 30-200 सेम पैटर्न, मैं उसको दोबारा नहीं बोलूंगी, 30-200 1 m, और ये बच्ची तो बहुत ही जल्दी ठीक हो गई, मतलब 1 साल में उन्होंने पूरी बीट स्टार्ट कर दिया। 3 मंथ्स के बाद 1 टाइम, अगले 3 मंथ्स के बाद 2 टाइम, अगले 3 मंथ्स के बाद 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स हो जाता है तो लोग अक्सर फुल टाइम ही स्टार्ट कर देते हैं। 1 ईयर में ही ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, और जो इसका वेट इतना कम था, हाइट नहीं ग्रो हो रही थी, वो भी बहुत अच्छे ढंग से ग्रो। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जो रिलैप्स होके मेरे पास वापस आया हो कि आपने दवाई दी थी और ये बच्चा ठीक हो गया था, अभी इसको दोबारा हुआ, कभी भी कोई वापस नहीं आया। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, आज भी मिलते हैं कि आपने इसका इलाज किया था और अभी तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। 10-10, 15-15 साल हो गए इन बच्चों को ठीक हुए। अब एक और केस की बात करते हैं। इसके पेरेंट्स भी मेरे पास अभी आते हैं, आज भी आते हैं। ये मेरे कुछ चैरिटेबल यूनिट्स हैं जिसमें बहुत नॉमिनल फीस लेके हम पेशेंट को देखते हैं, तो ये वहां का मेरा पेशेंट है। ये 2013 में मेरे पास आए थे, 4 साल की बच्ची थी। फर्स्ट रिपोर्ट वाज मोर देन 250। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी, वेट कम था, तो ऐसे किसी ने मेरे कहने पर नहीं, पहले ही किसी के कहने पर इन्होंने टेस्ट करवाया हुआ था, तो इनको पता था कि बच्ची को सीलिएक डिजीज है।
उसके बाद उन्होंने खाना खुना बंद कर दिया, तो इट वाज IGA उसका करवाया 2.42, लेकिन ये मेरे पास जून 13 में आए। और बच्चे के स्वभाव के बारे में पूछा गया कि किस तरह का स्वभाव है, तो उन्होंने बोला कि ये भी बहुत माइल्ड है, बहुत नरम स्वभाव है, रोंदू ही बच्चा है, रोती ही बहुत है, बात बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे रोना, बिल्कुल कभी जिद नहीं करनी, बस मुझे प्यार करो, प्यार ही करते रहो, इस तरह का ये बच्चा है। हमेशा यही कि दूसरे भाई बहन को प्यार ना करो, मुझे करो। और कभी रो पड़ना, छोटी छोटी बात पे रोना, बस प्यार करो, 1 मिनट में ठीक, इस तरह की। सो इसमें जो मैंने रूब्रिक्स लिए, पहला ही रूब्रिक था वीट एग्रीवेट। ये मैं हर केस में देखती हूँ, चाहे मेडिसिन वो कवर करती हो चाहे ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये लेना है। माइल्ड, माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, कहना मान लेना, और नरम स्वभाव की। आगे है वीपिंग। 2 तरह के वीपिंग के मैं रूब्रिक्स लेती हूँ। एक झट से रो पड़ना, वीपिंग इजीली। एक बात बात पे रोना, वीपिंग ट्राइफल्सेट, छोटी छोटी बात पे, बात को इतनी हुई भी नहीं होती। सो इसमें ये दोनों ही थे, हर बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे रोना। एंड प्यार किया, इच्छा होती कि मुझे प्यार करो, कैरी डिजायर टू बी फॉन्डल्ड एंड कॉन्सोलेशन एमिलियरेट। इसमें एक और था कि जब इसको कोई चीज ना दो, दूसरे भाई बहन को मिल जाए, तो ऐसे था कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये हमारे पास एक रूब्रिक है, ब्लैकमेल। इमोशनल सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, कि जब बच्चे को किसी चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया कि ये नहीं मिलना तुम्हें, तो बस बच्चे ने रो पड़ना और कहना बस आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, वन इज पल्साटिला, सेकेंड वन इज ट्यूबरकुलाइनम। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्यूबरकुलाइनम की पर्सनैलिटी एंड पल्साटिला की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। वो मार धाड़ तोड़ फोड़ इस तरह का, और ये बिल्कुल माइल्ड माइल्ड यील्डिंग रोंदू बच्चा। सो बड़ी हैरानी होती है कई बार कि जब जैसे ही रूब्रिक्स डालते हैं तो सारे के सारे रूब्रिक एक ही मेडिसिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट मेडिसिन वाज पल्साटिला। इमोशनल यू डोंट लव मी वाला कहीं नहीं था। कॉन्सोलेशन एमिलियरेट बहुत दूर तक पड़ा था। कैरिड एंड फॉन्डल्ड में अकेली पल्साटिला ही थी। सो शी वाज गिवन पल्साटिला। पहले 30 में इनकी भी मेरे पास ज्यादा अच्छा रिपोर्ट्स हैं। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी दैट वाज मोर देन 250। जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद 3 मंथ्स के बाद फिर से रिपोर्ट करवाई गई एंड द रिपोर्ट वाज 7.9, HP वाज 9.4। डरपोक तो ये अभी भी बहुत ज्यादा है। उसके फिर 3 महीने के बाद टेस्ट करवाया, TTG वाज 3.6, HB वाज 9.8। तो 3 महीने के बाद इसी तरह से, क्योंकि जो बच्चे जिनका पहले TTG लो होता है, जैसे इसका जब मेरे से ट्रीटमेंट करवाया तो इनका 2.42 था, फर्स्ट रिपोर्ट वाज मोर देन 200, तो उसमें ऑलरेडी विलाई ग्रो हो चुके होते हैं और हम उसमें 3 महीनों के बाद भी वीट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत माइनर, बहुत थोड़ी हल्की क्वांटिटी में, जस्ट 1 टाइम वंस इन अ वीक। यहाँ पर मेरे बहुत सारे केसेस खराब हो जाते हैं, जो जब मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि एक बार खाना है, वो बच्चे को एक क्या 3 बार खिलाई जाते हैं, और फिर जब 3 महीने के बाद रिपोर्ट आती है 100, फिर मैं पूछती हूँ ये कैसे आई? वो जी ये मानता ही नहीं है, हम तो कहते हैं एक बार लो। मैंने कहा जी अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो ढंग से करवाओ। बच्चा तो बच्चा है ना, करना तो आपने है। तो मेरे कितने केसेस इस तरह से मैंने खराब होते देखे हैं।
फिर मैं हर बार स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज मत खिलाइए कुछ भी ऐसा। वंस बोला, वंस मीन्स वन टाइम ओनली। संडे फिक्स कर लो कि सुबह के टाइम आपने आलू पूरियां बनानी है, छोले पूरियां बनाती है, कोई ब्रेड बच्चे को देनी है, बस वन टाइम ही दे सकते। सो आज का ये लास्ट केस, ये भी मेरे पास 12 साल की बच्ची है जिसको वीट एलर्जी थी, और बड़े सालों तक इसका 3-4 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। और वो इसलिए चलता रहा क्योंकि 6-6 महीने ये आते ही नहीं थे, इसकी मदर आती नहीं थी, वो जी पैसे नहीं है। हालांकि मेरे यूनिट्स बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हैं, मैं अब उन यूनिट्स पे 50 रुपीज पर वीक मेडिसिन देती हूँ। कोई और कंसल्टेशन नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि बार, तो बहुत बार इन्होंने ऐसे ही किया कि पैसे नहीं थे इसलिए आए नहीं। तो इसको ठीक होते होते 3-4 साल इसमें बच्चे को जब पूछा गया कि किस तरह की आदत है, तो कहते जी कहना कुना तो मान ही लेती है, पर ये जिद्दी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा जिद्दी है। और इसने भी बात बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती, झट से रो पड़ना, झट से इसने छोटी सी बात पे काम करने में इतनी स्लो, और रो पूरा डालना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पूरा रोब डालना। और दूसरा कोई भाई बहन है इसका, वो अगर कुछ कह दे तो मार देना उसको, इसका बड़ा भाई है उसको मार देना। और मीठा खाना इसको बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके चीनी, शुगर। और हर बात पे इसने कॉन्ट्राडिक्ट करना है, हर बात पे जिद इतनी ज्यादा, मानना ही नहीं है। सो इसमें जो मैंने रूब्रिक्स लिए, द फर्स्ट रूब्रिक अगेन द सेम वन, वीट एग्रीवेट, कहना मान लेती है, यील्डिंग डिस्पोजिशन, जिद्दी बहुत ज्यादा है, ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, वीपिंग इजीली, वीपिंग ट्राइफल्स एट, स्लोनेस, बहुत स्लो काम करती है क्योंकि काम करने को मन ही नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ, डिक्टेटोरियल, डोमिनियरिंग, स्ट्राइकिंग जनरल चिल्ड्रन इन, जो बच्चे दूसरे बच्चों को मारते हैं वो हम वहां पे स्ट्राइकिंग लेते हैं, यहाँ कोई बीटिंग वगैरह वाला कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है। सो स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग जनरल चिल्ड्रन इन। और फूड्स में मैंने लिया क्योंकि उन्होंने 2-3 बार बोला कि इसको चीनी बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, प्लस चीनी बहुत पसंद है, तो स्वीट्स डिजायर एंड शुगर डिजायर। Again, to my disappointment, happily, I saw all these rubrics in one medicine. That was lycopodium. उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसने नक्स वोमिका है, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन। नक्स वोमिका में वीपिंग इजीली नहीं था, आर्सेनिक वाला भी कभी नहीं रोता, और स्ट्राइकिंग में भी आर्सेनिक नहीं है, नक्स वोमिका नहीं है, कार्सिनोसिन नहीं है। सो लाइकोपोडियम वाज द मेडिसिन। इस बच्चे के मुंह में छाले भी बहुत होते थे, वो भी इसी से लाइकोपोडियम से ठीक हुए। तो इसकी भी 3-4 साल ऐसी चली, 30, 200, 1M जब भी आते थे 1M रिपीट कर देते थे, 2-2 महीने की ये ले जाते थे, फिर 2-2 महीने, 4-4 महीने आते नहीं थे, लेकिन एट द एंड करते 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 बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और जो इसकी सिर्फ लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है, दैट इज TTG was 0.28 which should be less than 7। सो इस तरह से हम सीलियक डिजीज के, वीट एलर्जी के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार हमारे मन में आता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ठीक होंगी, लेकिन ठीक होती हैं। मैं पिछले 17-18 साल से ये सब बच्चों को ठीक कर रही हूँ, और बहुत सारी वंडरफुल क्योर्स हैं। और पैटर्न यही मैं फॉलो करती हूँ कि पहले 30 की 1 डोज, देन 200, देन 1M कॉन्टिन्यूसली। कभी कभी मुझे लगता है जैसे ट्यूबरकुलिनम जैसी मेडिसिन ज्यादा रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो मैं बीच बीच में 1-1 मंथ छोड़ देती हूँ, नहीं रिपीट करती। ये बच्चे जो खा सकते हैं, दूध जितना मर्जी पिए, जो मेरा पार्ट रह गया
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, जितना मर्जी खाए पिए। फ्रूट्स इनके लिए जरूरी है। दूध या दूध से बनी हुई चीजें इनके लिए बहुत जरूरी है। So I think this was all about celiac disease and wheat allergy और gluten allergy, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि हमने पेशेंट को कैसे ठीक करना है with all these 5 new cases. So this is all in today's lecture. Yes, Dr. Sani. हाँ, थैंक यू मैडम, वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, Thank बहुत you. ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशंस है। और आप ये आप चैट बॉक्स में देख सकती हैं, लोगों ने लिखा है आपको बहुत सुंदर। जी थैंक्स मैम, ये सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और जी मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक सेशन और किसी सब्जेक्ट पर या इसी को और केसेस को दिखलाइए। मैं आपसे जी, बात बिल्कुल। करूँगी, मैं समय ले लूंगा, ठीक है ना। वैसे जी, आपने बिल्कुल। इंग्लिश सेशन में भी समय दिया है ना, जी शायद फर्स्ट को, तो बहुत जी अच्छा लगता है हमको। पहले से आपका इंट्रोडक्शन हो गया हिंदी में, और जी इंग्लिश में भी कर रही है। तो हम लोग के सेशन में आते रहिए। हम लोग के प्लेटफॉर्म में हमेशा इस तरह का रेगुलर जो है, तो हम लोग का जी, बिल्कुल उद्देश्य भी बिल्कुल। केवल पढ़ाना है, पढ़ते रहना है, और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके केवल पढ़ने का हैबिट डालने का जी है ना। एक और मैसेज, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, मीनिंगफुल वेबिनार। थैंक यू जी फॉर योर वंडरफुल। एक ओके। डॉक्टर रमादेवी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि YouTube चैनल पे, मेरे चैनल पे 500 से ज्यादा वीडियोस हैं होम्योपैथी के ऊपर, जिसमें 350 तो रूब्रिक ही हैं। और अभी मैंने रूब्रिक्स 8 साल पहले स्टार्ट किए थे पोस्ट करने। तो मैं अभी रूब्रिक्स की सारी एक्सप्लेनेशन एक बुक में बना रही हूँ, जो ऑलमोस्ट बुक मेरी हो गई है, काफी मोटी बुक है। सारी माइंड सेक्शन को मैंने उसके मीनिंग्स इंग्लिश में, हिंदी में, मेटाफोरिकल जो भी हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, वो मेरी बुक बन रही है। और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें तो हर रोज मैं रूब्रिक्स एंड वीडियोस डालती हूँ, वो ये लोग भी सभी देख वीडियो मैं सकते हैं। बहुत सारा देखा हूँ, और जी इसीलिए मुझे आपको अच्छा लगा। आपको यहाँ पर बुलाने के लिए मैंने आमंत्रित किया आपको, आपके जी वीडियो के कारण, आपको सुनने के कारण। ओके और जी सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपका जो प्रेजेंटेशन है एकदम नेचुरल है, यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। आप अपने केस रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टराइज कर रही हैं, पेशेंट को देख रही हैं। तो जी ये जो है जो होम्योपैथी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अप्लाइड एस्पेक्ट्स है होम्योपैथिक का, सभी डॉक्टर को सीखने की आवश्यकता है। और जो जी सीलिएक डिजीज के विषय में बता रही है ना, कि इतना प्रॉब्लम हो गया है। मैं तो कहता हूँ कभी कि ये वीट जो है तो हमारा खतरनाक हो गया। और जी वीट आज बिल्कुल के समय का खतरनाक, पहले का नहीं था। आप ठीक बिल्कुल ही बोली थी, पहले का नहीं था, अब इधर हो गया है। हाँ, अब इधर हो गया, इसलिए कि हम लोग का जो इसका जो ये कहते हैं खाद, ये सब देते हैं, वो केमिकल्स दे रहे हैं, और इससे जी ये डेप्थ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, केमिकल हमारे शरीर में आता जा रहा है। और ये जी बहुत लोगों को ये था कि कंफ्यूजन, ये विदेशी है ना, विदेशी है, ये बाहर से आया हुआ जी बीमारी है। लेकिन जी मुझे लगता है कि बाहर से आया हुआ नहीं है, हम लोग का सेल्फ प्रोड्यूस्ड बीमारी है। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जी हमारा सेशन समाप्त हो रहा है, और मैं नेहा जी कक्कर से कहूंगा कि आपको थैंक्स करके डॉक्टर जी अंजलि को हैंड ओवर करेंगे। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू बहुत ही सर। एंड नीलम जी, आपका यूट्यूब चैनल का नेम प्लीज एंटर द नेम इन द। बस कुछ नहीं, डॉक्टर नीलम अवतार सिंह लिखिए, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू या Okay, thank you Hindi team. Now we are moving to English session. Today is our 1456th day of continuous webinar. Thank you all the participants, faculties for your knowledge sharing, and thank you all the participants. You are inspiring us to continue this program, and thank you all the back team supports for still you are continuing with us, and many homeopathic lovers are with us. Thank you all, and now we'll start with the silent prayer.